Hello, my class 12th student. How are you? Myself Arun Sharma, your physics teacher. एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल AVS Physics for You पर। आज क्लास 12th स्टूडेंट के लिए जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो है सबसे पावरफुल, इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाम है वेव ऑप्टिक्स। इज़ द सेकेंड वेरिएंट ऑफ ऑप्टिक्स। हमने अब तक पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। नाउ अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स। What is the basic difference between the ray and wave? Wave, simple language, it is a disturbance in a medium. कहीं भी मीडियम में डिस्टर्बेंस हो तो समझ जाइए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम वहाँ पर? वेव। साउंड वेव, जरा ऐसे गले में हाथ रख के देखिए, साफ साफ आपको डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा। दैट इज़ अ साउंड वेव। इसको साउंड रे नहीं बोलते, साउंड वेव। पानी में एक पत्थर फेंकिए, क्या प्रोड्यूस होगी वाटर पर? लेयर। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? क्या प्रोड्यूस हो रही है डिस्टर्बेंस को? साउंड। जो हमारी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है वाटर लेयर पे, उनको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारी वाटर वेव्स। तो सिंपल फंडा, वेव मतलब डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ये जो वेव होता है ये कैसे प्रोपोगेट करता है, इसके फिनोमिनल्स क्या हैं? दो वेव आपस में इंटरसेक्ट करें तो उनसे नई वेव जो डेवलप होगी उसका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी एंड वट एवर अनदर थिंग्स, हम ये सब आज इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हमारे पास फर्स्ट, बिकॉज ये क्विक रिवीजन है, हम टाइम वेस्टेज नहीं करते। हम यहाँ पर टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये मानते हुए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हिट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो मैं शुरू करने वाला हूँ, दैट इज़ हाइजेंस वेव प्रिंसिपल। अब हाइजेंस साहब ने वेव प्रोपोगेशन को लेकर क्या प्रिंसिपल दिया था और क्या बात समझाने की कोशिश की थी, उसको केयरफुली बोर्ड पे देखिए और साथ साथ नोट करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, हाइजेंस प्रिंसिपल। GEN एपोस्ट्रोफी, हाइजेंस प्रिंसिपल। ये हम स्टडी कर रहे हैं आज अपना टॉपिक। ये हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था, किस लिए बनाया गया, वो देखते हैं। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल उन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें कंसिडर करके बताए। पार्टिकल थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव करते थे वो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? द सोर्स जो होता है, सोर्स मीन्स क्या हो गया? विच स्टार्ट टू जनरेट एनर्जी, जहाँ से एनर्जी स्टार्ट होती है जनरेट होना। द सोर्स अराउंड द पार्टिकल, मतलब जितने ही पार्टिकल हैं अराउंड द सोर्स वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। द पार्टिकल्स अराउंड द सोर्स वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये उनका पहला प्रिंसिपल था। सिंपल, अगर मैंने एक पत्थर को पानी में हिट किया, जहाँ पे जाके वो पत्थर यानी स्टोन हिट करेंगे हम, जाके वो वाटर लेयर को हिट करेगा, सारी काइनेटिक एनर्जी जो हमने उसे दी थी वो उसे कन्वर्ट करेगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में, और उनसे होगा वर्क डन। उस एनर्जी को सारे पार्टिकल जो अराउंड द सोर्स हैं लेकर मूव करना शुरू कर देंगे। क्या कर रहे हैं वो? डिस्प्लेस। तो उनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? ऑल द पार्टिकल अराउंड द सोर्स वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, देखिएगा जरा यहाँ से। अगर मेरे पास ये सोर्स है, क्या ये सोर्स, तो इसके अराउंड जितने भी पार्टिकल हैं वो सब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये रहा पहला सिंपल प्रिंसिपल। तो ऑल द पार्टिकल अराउंड द सोर्स वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये उन्होंने अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया। बिल्कुल सही बात है। सेकंड कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या बताया वो देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। ये सपोज मैंने वो पार्टिकल चूज़ किए जो सोर्स से सेम डिस्टेंस पे थे, ये वाले सेम फेस पे थे, इनको एक आउटलाइन के थ्रू दिखाया, ये एक सुंदर सी आउटलाइन, इसको हमने नेम दिया लोकस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लोकस? भाई सपोज एनर्जी इसको ऐसे मूव करा रही है, कहाँ मूव करा रही है? इस डायरेक्शन में। तो ये बैक एंड वाला पोर्शन तो खत्म, सारी एनर्जी इसको कहाँ मिली है? सपोज आगे, और पूरा पोर्शन आगे मूव कर रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है पॉजिटिव एक्स में। तो इन द सेकेंड पॉइंट उन्होंने अपने सेकेंड पॉइंट में क्या बोला? द लोकस अराउंड द सोर्स इन विच द ऑल पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेस इज नोन एज वेव फ्रंट। यानी सोर्स के अराउंड का वो लोकस जिसमें अवेलेबल सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उस लोकस को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। ये क्या हुआ? वेव फ्रंट।
कभी देखा है ऐसा वेव फ्रंट? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अगर आप एक पत्थर को पानी में हिट करें तो वो अपने चारों ओर जहाँ पत्थर गिरा है क्या बनाता है? सर्कल। दैट सर्कल, इन सर्कल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। बहुत केयरफुली समझिएगा। तो ये तो हो गया मेन सोर्स, और इस लोकस को हमने नाम दिया है वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कैसा हो सकता है, पहले इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, वेव फ्रंट। जरा इस वेव फ्रंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। वेव फ्रंट कैसा हो सकता है? पहली बात तो समझ में आया, वेव फ्रंट क्या है? लोकस है अराउंड द सोर्स, जिसमें हम देखते हैं सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वेव फ्रंट शेप में कैसा कैसा हो सकता है? ये वेव फ्रंट शेप में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का हो सकता है। फर्स्ट देखते हैं। पहला, सपोज हमारे पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स जस्ट लाइक दिस। ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक, सोर्स पॉइंट का। तो जब इसे एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे चारों ओर, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और मैं इन सारे पार्टिकल्स को अटैच करता हुआ ऐसे करके सेम फेज वाले पार्टिकल को अटैच करता हुआ लोकस बनाऊं। ये वेव फ्रंट कैसा दिख रहा है? स्पेरिकल। तो व्हाट आई एम सेइंग, पहला, स्पेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? Whenever your source is point source, जब आपका सोर्स पॉइंट सोर्स होगा तो समझ जाओ आपका वेव फ्रंट कैसा बना? स्पेरिकल। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? पॉइंट सोर्स पे। क्लियर? पानी में पत्थर मारा, एक पॉइंट, क्या बनाएगा वो चारों ओर? स्फीयर। दैट इज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। चलो दूसरा, सेकेंड एक और। सपोज हमारे पास वेव्स जो आ रही है इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से सन रेडिएशन आता है काफ़ी डिस्टेंस से, तो लगभग पैरेलल आ रही होंगी। एग्जैक्टली ये सपोज पैरेलल मूव कर रही है इस तरीके से, ऐसे, और मैं इन पे कोई सरफेस प्रिपेयर करूं लाइक दिस, तो होगा क्या? इस सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए दिखाई देंगे लाइक दिस। कहीं पे भी आप देखो यही पोजीशन आपको दिखाई देगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो वो जो वेव सोर्स बना सकता है, यानी वो जो वेव फ्रंट बना सकता है, वो कैसा होगा हमारे पास? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट ये कब हुआ? जब हमारा सोर्स क्या है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे है, सोर्स लॉन्ग डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तब ये पोर्शन बनता है। एक और तीसरा केस, हमारा अगर सोर्स कुछ ऐसा होता, कैसा होता? लीनियर। लाइक एक पाइप लिया, उसके अंदर बहुत सारे होल कर दिए, तो अब क्या होगा? अगर मैं उसमें से बहुत तेज़ी से वाटर या कोई भी फ्लूइड पास कराऊँ तो वो तो उसके होल से चारों ओर निकलेगा। जैसा डोसे का तवा देखा है, उसके नीचे जो बड़ा सा बर्नर होता है, उसके अंदर से लाइन से बर्नर के अंदर होल होते हैं और उसके अंदर से फ्लेम चारों ओर निकलती है। एग्जैक्टली यहाँ से फ्लेम कहाँ निकल रही होगी? इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बोर्ड पे तो मैं दो ही तरफ दिखा पा रहा हूँ इस तरीके से, और मैं इन सारे पार्टिकल्स को अरेंज करूँ तो जो सेम डिस्टेंस पे, ये क्या बना? ये बना हमारे पास एक और वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? सिलेंड्रिकल। लेकिन ये कब बना? जब आपका सोर्स कैसा था? लीनियर। क्या समझ में आया? वेव फ्रंट के बारे में सबसे पहली बात कि जो वेव फ्रंट होता है वो होता है लोकस अराउंड द सोर्स, जिसमें सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। तीन पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपका सोर्स पॉइंट है तो ये बनाएगा स्पेरिकल वेव फ्रंट लाइक दिस। अगर आपका प्लेन है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, तो कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? ये प्लेन। और अगर आपका सोर्स लीनियर है लेंथ में, तो क्या बनाएगा? ये सिलेंड्रिकल। कैसी शेप है? सिलेंड्रिकल। तो ये तो गए हमारे तीन वेव सोर्सेज के बारे में और वेव फ्रंट के बारे में। अब हम अपने दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या टॉपिक था हमारा? हाइजेंस प्रिंसिपल। एक बार फिर से देखते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में अब तक हमने क्या सीखा? हाइजेंस प्रिंसिपल में अब तक हमने ये सीखा कि द सोर्स, एक तो वो हो गया जो एनर्जी डेवलप कर रहा है, एंड द पार्टिकल अराउंड द सोर्स विच आर वाइब्रेट इन सेम फेज। लोकस आ गया, लोकस जिसमें अवेलेबल पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था? वेव फ्रंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो था पार्टिकल अराउंड द सोर्स वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट था
locus around the source in which all the particle vibrate in same phase is known as wavefront. Next point मैंने बताया all the particle on wavefront, ये है particle जो wavefront में अवेलेबल हैं. all the particle on wavefront like this, नेम दे देता हूँ इनको S1, S2, S3, S4 and Sn. All the particle on wavefront act as a new secondary wave source, और इनसे निकलती हैं secondary wavelets similar speed of primary. What I am saying, इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि पार्टिकल अवेलेबल ऑन वेवफ्रंट, जो पार्टिकल वेवफ्रंट में अवेलेबल होते हैं, दे एक्ट एज अ न्यू सेकेंडरी वेव सोर्स एंड एमिट सेकेंडरी वेवलेट्स जस्ट इक्वल स्पीड ऑफ प्राइमरी. ये अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स निकालते हैं जिनकी स्पीड प्राइमरी के इक्वल होती है. मतलब सोर्स से चलने वाली वेव अगर v स्पीड से मूव कर रही है तो इनसे निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी कितनी स्पीड चलेंगी, v स्पीड से. ये था इनका नेक्स्ट पॉइंट. इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और समझाया, वो क्या था, एवरी न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, हर बार वेव फ्रंट की नई पोजीशन रिप्रेजेंट द न्यू पोजीशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. वेव किस डायरेक्शन में जा रही है उसकी नई पोजीशन क्या है, ये कौन बताएगा हर बार, नया वेव फ्रंट. भाई इसके आगे सेकेंडरी वेवलेट्स को अटैच करो, वो क्या बनाएंगे, एक और वेव फ्रंट, और इस तरह से वेव फ्रंट बहुत बड़ा होता जाएगा. और एंड ऑफ द यानी लास्ट में जब ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कैसा दिखने लगेगा, लगभग पैरेलल. तो लास्ट में ये हमें लगभग कैसा दिखेगा, ऐसा पैरेलल, क्योंकि इतना बड़ा हो चुका होगा कि अब हम इसको स्ट्रेट पूरा नहीं देख सकते. तो मैंने अभी तक आपको जो समझाया बहुत केयरफुली समझना है, क्योंकि वेव बता रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ से आपको कंटिन्यूटी में पूरा वेव कंप्लीट करना है. और मैं बिना टाइम वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो पाया आपके लिए बेस्ट मटेरियल निकालूंगा मिनिमम टाइम में, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम प्रिपरेशन कर पाएँ. तो वन थिंग शुड बी क्लियर, फिर से एक बार, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था, ये वेव प्रोपोगेशन के लिए बताया गया था. पहला पॉइंट क्या था, ऑल द पार्टिकल अराउंड द सोर्स, पार्टिकल जो होते हैं सोर्स के अराउंड के, वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वो सब जितनी पॉसिबल डायरेक्शन सब में वाइब्रेट करते हैं. सपोज एनर्जी यहाँ से मिल रही है तो सारे काम मूव करेंगे आगे प्लस एक्स में, दैट्स वन. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया ये वाला, द लोकस अराउंड द सोर्स इन विच ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज, ये वाला लोकस जिसमें सारे पार्टिकल सेम फेज में इज नोन एज वेव फ्रंट. इसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट. और वेव फ्रंट कैसा होता है, वेव फ्रंट अगर सोर्स पॉइंट है तो स्पेरिकल, वेव फ्रंट अगर इनफाइनाइट सोर्स से आ रहे हैं तो प्लेन, वेव फ्रंट अगर लीनियर है तो बन गया सिलेंड्रिकल. नेक्स्ट वन, फिर उन्होंने बताया इसके बाद ऑल द पार्टिकल अवेलेबल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू वेव सोर्स एंड दे एमिट द सेकेंडरी वेवलेट्स जस्ट इक्वल स्पीड ऑफ प्राइमरी. इनसे निकलने वाली वेवलेट्स की स्पीड उतनी ही होती है जितनी की प्राइमरी सोर्स से थी, अगर अदर सोर्सेज के जो अपोजिंग इफेक्ट है वो ना हो. वैसे नहीं है, अभी आइडियल की बात कर रहे हैं. फिर क्या बताया नेक्स्ट, एवरी न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट रिप्रेजेंट द न्यू प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव. वेव किस डायरेक्शन में चल रही है उसको बताती है. एंड नेक्स्ट वन, एट द लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी आगे जाने पे इट बिकम पैरेलल. वेव फ्रंट कैसा होता है, पैरेलल. दैट इज अवर हाइजेंस प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर, नोट करिए. नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो हमने ऑप्टिक्स के प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उनके बारे में बात करते हैं. हम वेरीफाई करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल. तो हम वन बाय वन इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कौन सा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हेन रेज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. जब रेज रेयर टू डेंसर जा रही हो तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते थे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो वेरीफाई करता हूँ. तो बहुत केयरफुली देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिखाई दे रहा है कि पहले तो मैंने एक सरफेस ले लिया जो दो मीडियम को डिवाइड करा. ये रहा एक सुंदर सा मेरे पास सरफेस, ये रहा. ओके, दैट इज द सरफेस विच डिवाइड द टू मीडियम, अपर मीडियम एंड लोअर मीडियम. अपर मीडियम इज एयर, मीन्स रेयर हो गया ना, क्योंकि मैं इसको कंपेयर किससे करने वाला हूँ, ग्लास से. ग्लास इज डेंसर मीडियम.
मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। जब हम कंपेयर करेंगे एयर एंड ग्लास, इट मीन्स एयर इज अ रेयर एज कंपेयर टू ग्लास एंड ग्लास इज अ डेंसर एज कंपेयर टू एयर। चलिए 2 मीडियम हो गए, दोनों के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। एयर में स्पीड कितनी है, सपोज V1 ले लिया, एंड ग्लास में कितनी स्पीड है, सपोज V2। दोनों मीडियम में हमें स्पीड मिल गई V1 एंड V2। नाउ व्हाट इज, अब हम देखते हैं, इस पे हम डालेंगे 2 नॉर्मल, ये डाल दिए मैंने नॉर्मल, एक ये सुंदर सा नॉर्मल, डल जा मेरे प्यारे नॉर्मल, डल जा मेरे प्यारे नॉर्मल, ये मैंने 2 नॉर्मल डाल दिए इसके ऊपर सरफेस पे। अब मैं लेके आता हूँ अपनी इंसिडेंट रेज, आ जाओ इंसिडेंट रेज, आ जाओ इंसिडेंट रेज, ये आ रही है हमारे पास इंसिडेंट रेज, टक 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 टक। चलो एक और आओ, अरे भाई गुस्सा नहीं करते हैं, ये एक और आ गई रेज हमारे पास, शुम शुम शुम। तो अभी थोड़ा और लेंगे, ओके। तो स्टूडेंट क्या दिखाई दिया, ये आ रही है हमारे पास पैरेलल रेज बहुत सारी, बट मैंने किसको वेटेज दिया, मैंने बोला इनिशियल वाली उठा लो और फाइनल वाली उठा दो, बीच में तो सबके साथ एक ही जैसा बिहेवियर होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, अब तक की कहानी में रेज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर स्टार्ट हो गई हैं। पास होना क्या होता है, एज पर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन रेज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, सिंपल हमने पढ़ा हुआ है। तो ये रेज कहाँ पास होंगी, ये रेज स्टार्ट हो जाएंगी रेयर से डेंसर की तरफ आना। अब रेयर से डेंसर में आने का मतलब है नॉर्मल की तरफ बैंड होना। देखो भाई क्लियर अच्छे तरीके से, ये रेज का ओरिजिनल पाथ था जिस पे ये ऐसे जा सकती थी, बट हुआ क्या, इसने अपने पाथ को छोड़ा और मूव कर गई नॉर्मल की तरफ। ये देखो ये बैंड हो गई, ठीक इस तरीके से। इसके साथ भी क्या हुआ, इसने अपना जो पाथ था ओरिजिनल उसको छोड़ दिया और ये भी नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। चलो भाई जाओ तुम भी नॉर्मल की तरफ, ढूंढ। ये देखो ये सुंदर सा एक अच्छा सा ड्रॉ तैयार हो गया। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं रेज रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, और जैसे ही वो रेयर से डेंसर गई नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो अब तक ये देखा हमने कि रेज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो चुकी है रेज। अब क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड होने का मीन्स है इन्होंने अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट प्रोविजन, अब हम देखते हैं, मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 का एंगल बना रहा हूँ इसके साथ, ये मैंने डाल दिया इस पर परपेंडिकुलर। क्या नेम है इसका, ए, इसका नेम क्या है ए डैश, इसका नेम क्या है बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए डैश, मैं बी से ए डैश तक का डिस्टेंस मेजर करने की बात कर रहा हूँ। बी से ए डैश तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सपोज विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ टी, कितनी देर में, सिर्फ टी टाइम में रेस पहुंच गई बी से ए डैश तक, तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उन्होंने डिस्टेंस कवर किया होगा v1 इंटू टी। सेम टाइम में अगर हम देखते हैं ये रेज यहाँ से पास हुई होंगी तो सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उन्होंने पहले से कम। ये डिस्टेंस सपोज इतना हुआ, कितना हुआ बी डैश के बराबर, कितना हुआ v2t। ये कम क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए रेयर मीडियम में जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम। ठीक, रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा और डेंसर में कम। तो अभी ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारा टी टाइम में कवर डिस्टेंस रेयर मीडियम में, ये है हमारा टी टाइम में कवर डिस्टेंस डेंसर मीडियम में। ये शॉर्ट है, जो हमारे पास ए बी डैश है उसका डिस्टेंस शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। मैं इसे मिला लेता हूँ, चलो भाई और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने इसको अटैच कर लिया, चलो इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। ये बेटा एंगल कौन सा होगा हमारा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या आता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दिस इज, अगर ये आई है, ये 90 का एंगल पूरा बन रहा है। देखो ये वाला एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, पूरा 90 का। तो ये कितना एंगल होगा, ये हमारे पास पूरा एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा हमारे पास, अगर ये आई है तो 90 माइनस आई, तो ये क्या बचा फाइनली, दिस इज आल्सो आई। फिर से समझ लो, अच्छे से समझाता हूँ एक बार दोबारा से। ये अगर एंगल आई है तो ये तो 90 का एंगल है ना,
पूरा, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ ये वाला, ये बचेगा हमारे पास 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई है तो फिर से एंगल कितना बन रहा है 90 का, तो ये बच गया आई। ओके, कोई डाउट नहीं। ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में आर, सेम एंगल तो 90, ए बी आर, तो ये वैल्यू फिर से कितनी हो गई आर। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ तैयार किया। इस ड्रॉ में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो बात कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हम इसमें क्या प्रूफ करने वाले थे, स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। स्नेल्स लॉ होता क्या है पहले भाई, स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है, वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वेरी गुड, ये हमने पढ़ा होगा। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, प्रूफ करता हूँ एग्जैक्टली मैं कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ करते हैं इसका वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो गया। चलो वेरिफिकेशन शुरू करते हैं, ध्यान से बहुत केयरफुली। मैं लेता हूँ पहले इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल मैंने जो लिया है वो है मेरे पास यहाँ से बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए डैश, इसमें लेके चलता हूँ मैं साइन आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई? साइन आई हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वैल्यू बी ए डैश और हाइपोटेनस ए डैश, ए डैश। ये बी ए डैश कितना हुआ, इज V1 इंटू टी, एक क्लाउड क्लियर, इक्वेशन 1। अब मैं चलता हूँ निकालने के लिए नेक्स्ट अटैम्प्ट में साइन आर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हो, देखो इसको, मैं यहाँ पे चला ए डैश बी डैश, दिख रहा है वाला, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, साइन आर क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी डैश, हाइपोटेनस की वैल्यू ए डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी डैश? ए बी डैश किसके बराबर था, V2t के अपॉन में ए डैश। देखो भाई मैंने सिंपल तरीके से मैथ्स अप्लाई करते हुए साइन आई की वैल्यू निकाली और साइन आर की वैल्यू निकाली, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। साइन आई कैसे निकाला, ये वाला बी ए डैश, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये डिस्टेंस कैसे निकाली थी, टी टाइम में कवर हुआ तो स्पीड इनटू टाइम ज़्यादा होगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस शॉर्ट होगा, क्यों होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, इसलिए सेम टाइम में डिस्टेंस भी कम, स्पीड कम। साइन आई तैयार है बढ़िया से, साइन आर तैयार है। ओके चलो खा जाते हैं इसको फिर। साइन आई अपॉन साइन आर क्या मिलेगा, वैल्यू रख के देखो इसमें, जब हम इसकी वैल्यू रख के देखेंगे तो हमें मिलेगा सीधा V1 अपॉन V2। अरे बहुत समझदार हो तुम लोग, टी से टी कट गया, ए से ए डैश कट गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर V1 अपॉन V2, ये मुझे वैल्यू मिली है। एज वी नो स्पीड ओनली चेंज व्हेन द फिजिकल फॉर्मेशन शुड बी चेंज, मतलब जब फिजिकल फॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर ये सब चेंज करते हो तब जाके कहीं स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, और खासकर टेम्परेचर से। वो सब तो हमने कुछ किया नहीं, तो स्पीड फर्स्ट मीडियम में भी कांस्टेंट रहेगी, सेकंड मीडियम में भी कांस्टेंट रहेगी, तो दोनों का रेशो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। हो गया ना ख़त्म। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वलेंट टू कांस्टेंट, यही तो प्रूफ करना था। ये हो गया वेरिफिकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। इसमें एक कॉमन सी बात और जो हम ध्यान से देखें तो हमें ये भी तो पता है और करके कि हमने मालूम है, जब हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आता है, म्यू होता है ना, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज़ और मिल रही है बढ़िया वाली, क्या मिल रही है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू म्यू। दोनों मीडियम की स्पीड का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। क्लियर? अगर पहला मीडियम देखें तो एयर है, एयर में क्या स्पीड होती है नॉर्मली अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इन केस ऑफ लाइट। तब हम इसे क्या बोल सकते हैं, C अपॉन V इक्वल टू म्यू। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। हम शुरू करते हैं फिर से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का वेरिफिकेशन।
बट इस बार कंडीशन क्या होगी, रेज स्टार्टिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अभी भी रेज कहाँ आई थी, रेयर से डेंसर, इस पर क्या जाएंगी, डेंसर टू रेयर। जरा केयरफुली समझेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है तरीके से, ठीक। देखिएगा भाई 1 2 एंड 3 शुरू हो जाओ भाई। ये जैसे जैसे मैं ड्रॉ बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं केयरफुली। ये मैंने एक सरफेस बना ली, एक पर्टिकुलर नेम दे दिया सरफेस को z डैश, और अब मैंने इस पे पहले की तरह से 2 नॉर्मल अटैच कर दिए। ये रहे हमारे पास नॉर्मल, एक डाल दिया, थोड़े से डिस्टेंस पे दूसरा भी डाल दिया, ओके। अब देखिए इस पॉइंट्स जहाँ पे हमें रेस को हिट कराना है, एक नेम दे देते हैं ए और ए डैश। अब केयरफुल तरीके से रेज आ रही हैं, ये रेज इन हो रही हैं, कहाँ इन हो रही हैं वो देखिएगा। ये रेज हमारे पास इन हो रही हैं इस बार इस पोजीशन में, ऐसे ध्यान से ये इन हो रही हैं। अभी तो इनके लिए इन वाला पोर्शन ऐसे ध्यान से होगा क्या आगे, ये इनका पाथ हो गया जिस पे ये एक्चुअल में ट्रेस हो सकती थी, जा सकती थी, और ये इसके लिए हो गया जिस पे ये जा सकती थी। क्लियर, देखो भाई और समझो। यहाँ तो मैंने करा क्या, ये एक सरफेस है जो 2 मीडियम को डिवाइड कर रहा है। ऊपर क्या है, ग्लास, नीचे क्या है, एयर। ग्लास इट मीन्स डेंसर, एयर मीन्स रेयर। क्लियर, ग्लास का डेंसर मीडियम है और एयर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेयर मीडियम। तो इसमें हम देख क्या पा रहे हैं, इसमें हमें दिखाई क्या दे रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रेज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और रेज जब डेंसर से रेयर में आती हैं तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे हो जाएंगी। तो देखिए केयरफुली हुआ क्या यहाँ पे, ये अपने नॉर्मल से अवे होती चली गई। ये इंसिडेंट रे है, ये अपने नॉर्मल से अवे हो गई, तो इनका पाथ हो गया कुछ ऐसा, एक इनका पाथ हो गया कुछ ऐसा, 2 ये हो गई अवे। इस तरीके से ये मूव कर गई। क्लियर, अब देखते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट वन, और क्या पॉसिबिलिटी थी भाई हमारे पास। ये हमारी इंसिडेंट रेज थी, बड़ी सी रेज। हमने क्या करना है, इससे ए पर परपेंडिकुलर अटैच करते हैं, देखते हैं क्या बनता है परपेंडिकुलर अटैच करने पे। ये मैंने इस पर डाला एक परपेंडिकुलर, ये देखो नेम दे दिया इसको बी। डेंसर मीडियम में स्पीड है हमारे पास सपोज v1, और एयर में हम स्पीड लेके चल रहे हैं v2, और एज वी नो हमें पता है एयर यानी कि रेयर, उसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। ऑलवेज रिमेंबर रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा। डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम। वही यहाँ पे हुआ, ये रेस मूव कर रही हैं डेंसर टू रेयर, तो इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा। ये डिस्टेंस कितना है, सपोज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी के इक्वल। कौन सा डिस्टेंस, b से a डैश तक का, b से a डैश तक का डिस्टेंस इक्वल हो गया v1 t। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पर इस पोजीशन में क्या हुआ होगा, सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया होगा इसने, ये रेज आगे जा रही है, सेम टाइम में जो डिस्टेंस इसने कवर किया होगा वो होगा v2t, बट एज यू नो ये v2t की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगी ये, क्योंकि एयर जो हमारा रेयर मीडियम है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना आप लोग वंस अगेन। रेज इन हो रही थी, रेयर से डेंसर, नो डेंसर से रेयर, दैट्स वाई ये अवे हो गई, डेंसर से रेयर अवे हो गई। ये है हमारा डेंसर मीडियम जिसकी स्पीड कम होती है, इसलिए डिस्टेंस थोड़ा शॉर्ट है। ये मीडियम है रेयर जिसमें हम सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। अब हमारे पास ड्रॉ प्रिपेयर, अब हमें क्या निकालने हैं, एंगल्स। कैसे कैसे काउंट करेंगे वो समझो। पहले हम पहला एंगल निकालते हैं, कौन सा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना बना, आई, तो पहले की तरह ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आई। अब हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे ये रही और ये रहा नॉर्मल, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, आर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, पहले की तरह आर। ठीक, अब हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं, हम फिर से वेरिफिकेशन करते हैं। स्नेल्स लॉ में पहले हम लेके चलेंगे, सबसे पहले हमने लिया इसमें बी ए ए डैश में, बी
ए डैश, और यहाँ से हम निकालते हैं साइन आई, बी ए डैश में साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, बी ए डैश, हाइपोटेनस कितना है, ए डैश। क्लियरफाई तरीके से समझना, बी ए डैश अपॉन ए डैश, और बी ए डैश की वैल्यू कितनी है, V1 इंटू टी डिवाइड बाई ए डैश। फिर हम निकालते हैं आर, कैसे, ए डैश और इसको नेम दे दिया हमने बी डैश में, किसमें, ए डैश बी डैश, साइन आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ए बी डैश की वैल्यू कितनी है, V2t अपॉन ए डैश। मैंने साइन आई की वैल्यू निकाली, किससे, यहाँ बी ए डैश से, साइन आर की वैल्यू निकाली ए डैश बी डैश से। पहले की तरह मैं इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, पहले की तरह वही V1 अपॉन V2, दोनों के मीडियम की स्पीड का रेशो, और स्पीड का रेशो क्या होता है, कांस्टेंट। एग्जैक्टली क्लियर। और अगर इसी तरीके से जो हमने पहले किया था उसको देखें तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 अपॉन V2 किसके इक्वल आना चाहिए, म्यू के। लेकिन इस बार ग्लास टू एयर, फर्स्ट मीडियम ग्लास, सेकंड मीडियम एयर। पहला मीडियम ग्लास है जिसमें स्पीड कुछ भी हो सकती है, सेकंड एयर है जहाँ पे C, और जी म्यू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए म्यू जी। व्हाट आई एम सेइंग, ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपॉन ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एयर टू ग्लास के। ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से आया। ये है एक और फॉर्मूला, यहाँ से हमने फिर से वेरीफाई कर लिया अपना क्या, स्नेल्स लॉ। किसके लिए यूज होता है ये, रिफ्रैक्शन के लिए। साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, केयरफुली नोट कर सकते हो आप। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू वेरीफाइड करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। बेटा वन थिंग शुड बी क्लियर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यस साइन आई, नो ओ वो रिफ्लेक्शन है, दैट्स गुड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमें वेरीफाई करना है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। फिर से हम इसको ड्राइव करते हैं, इसके लिए एक सुंदर सा ड्रॉ बनाएंगे। ड्रॉ बहुत केयरफुली देखिएगा। वो एक हमारे पास नॉर्मल आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब हम इस पर फिर से दो नॉर्मल अटैच कर लेते हैं छोटे छोटे से, एक ये रहा नॉर्मल, एक थोड़ा सा आगे और नॉर्मल अटैच कर लिया, दैट्स गुड। अब हम चलते हैं इंसिडेंट रे लेके। हमारी इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, कहानी क्या है, इस बार जो हमारा मीडियम है वो वन साइडेड पॉलिश है। कहानी में ट्विस्ट, ये जो मीडियम है वन साइडेड पॉलिश है, रेज अंदर इनपुट नहीं कर सकती, उन्हें बैक जाना होगा। देखो ये रेज ये इन हुई, ठीक, ये इन हुई, चलो भाई, अरे कैसे भाई इन हो जाओ, ये रेज हमारे पास इन हो रही है, पैरेलल रेज। चलो और आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कंजूसी क्या करनी। ये रेज हमारे पास आ रही है, इन हुई। अब एज वी नो हिट करेंगी तो रिफ्लेक्ट भी होंगी, ये आई और ऐसे करके रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, ये जा रही है, ये जा रही है रिफ्लेक्ट होती हुई, क्लियर, ये जा रही है रिफ्लेक्ट होती हुई। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज। ड्रॉ क्लियर हो सबको, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे मैं इस पे पहले की तरह से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ 90 के एंगल पे। ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नेम दे दिया मैंने ए डैश, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास बी, क्लियर, बी अटैच कर लिया। हमारे पास जो ये पॉइंट बी है, इसको गौर से देखना, कितना एंगल बना रहा है ये, 90 का।
बी से ए डैश तक के डिस्टेंस को मैंने मेज़र किया, बी से ए डैश तक के डिस्टेंस को मैंने मेज़र किया और उतना ही डिस्टेंस यहाँ कट कर लिया। बी से ए डैश तक का डिस्टेंस मेजर किया और उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे मैंने कट कर लिया। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ये मैंने इसको इससे अरेंज कर दिया। इक्वल डिस्टेंस है, ये भी कितना बनाएगा एंगल 90। बहुत केयरफुली समझिएगा इस चीज़ को। मैंने बी से ए डैश तक के डिस्टेंस को मेजर करके फिर ये कट मारा है, तो ए से लेकर बी डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो बी से लेकर ए डैश तक के डिस्टेंस के इक्वल बाय द कंस्ट्रक्शन। ये इंसिडेंट एंगल है आई, पहले की तरह ये एंगल 90 माइनस आई, तो ये जो पूरा एंगल दिख रहा है ना ये वाला, ये एंगल कितना आएगा हमारे पास आई। क्लियर, समझ लेना ध्यान से, बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये एंगल आई, तो ये बैलेंस एंगल कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई तो फिर से 90, तो ये एंगल कितना मिला हमें, ये एंगल मिला हमें आई। सेम एज ऑन, इधर ध्यान लगाइए, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल कितना है हमारे पास आर, 90 का एंगल, तो ये एंगल भी कितना बना हमारे पास फिर से आर। अब हमें इन्हें वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है और क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के। अब एंगल आई बराबर एंगल आर प्रूफ करना है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से। दो ट्राइंगल लेके चलता हूँ मैं, सबसे पहले यही निपटाता हूँ ना केस। दो ट्राइंगल लेके चलता हूँ मैं, एक तो मैंने लिया ए बी ए डैश और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने ए बी डैश ए डैश। समझ में आपको, ए बी ए डैश और एक लेके चला मैं ए बी डैश ए डैश। दोनों ट्राइंगल को गौर से देखो, एक बात तो दोनों में कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश। क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। इस वाले ट्राइंगल का जो डिस्टेंस है बी ए डैश वो इक्वल टू है ए बी डैश के। क्यों, दोनों कंस्ट्रक्शन से हमने सेम कर रखे हैं, बाय द कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन की थी पहले से ही, खुद ही मेजर किया था। दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ कॉमन है, ए डैश कॉमन, और दो ट्राइंगल अगर इस तरीके से तीन वैल्यूज इक्वल रखते हो तो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्करेंट एंगल। तो ए बी ए डैश कॉन्करेंट विद द ए बी डैश ए डैश, और अगर ये कॉन्करेंट है तो इनके रेस्ट ऑफ एंगल सेम, यानी व्हाट आई एम सेइंग, एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमने वेरीफाई किया हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू, लॉ ऑफ कौन सा, रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, अच्छे से देखो और समझदार बच्चों की तरह नोट करो। ये था हमारा आज का लेक्चर, और अब हम कल फिर इस लेक्चर को आगे मूव कराएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और YDS की तरफ मूव करेंगे। वेव को आगे फ्लो कराना है, ध्यान से बने रहिए और कंटिन्यूसली इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, गुड बाय।